हेलो एवरीवन। आज बात करते हैं कुछ और प्रॉपर्टीज़ की। हमने जो पिछले लेक्चर में जो प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ी थी वो प्रॉपर्टीज़ थी हमारी। पहला तो हमारा ये था कि हम अगर किसी रो के एलिमेंट्स को, एक रो हमने ले ली और उसके एलिमेंट्स को उसके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट हमें मिलती है। और किसी दूसरी प्रॉपर्टी ये थी कि अगर किसी रो या कॉलम के एलिमेंट्स को हम दूसरे रो या कॉलम के कोफैक्टर्स के साथ प्रोडक्ट का सम निकालते हैं तो वो ज़ीरो के इक्वल होता है। फिर हमने अगली प्रॉपर्टी जो पढ़ी थी, हमने कहा था कि अगर हम रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर दें, रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर दें तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट जो रहती है वो सेम रहती है। ठीक है। दूसरी, इसके बाद जो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी उस प्रॉपर्टी में हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने उसमें, कि प्रॉपर्टी नंबर 2 कि अगर हम दो रोज या दो कॉलम्स को इंटरचेंज कर देते हैं आपस में, दो रोज या दो कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज कर देते हैं तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट जो हो जाती है वो ऑपोजिट हो जाती है। ऑपोजिट हो जाती है मतलब अगर उसकी वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो वो पॉजिटिव हो जाएगी और पॉजिटिव आ रही है तो नेगेटिव हो जाएगी। फिर हमने जो थर्ड प्रॉपर्टी पढ़ी थी, थर्ड प्रॉपर्टी हमारी थी कि अगर किसी डिटर्मिनेंट की दो रोज या कॉलम्स हमारी आइडेंटिकल होती थी तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट जो थी वो हमारी जीरो के इक्वल थी। अब हम पढ़ रहे प्रॉपर्टी नंबर 4। अब जो दो प्रॉपर्टीज मैंने आपको शुरुआत में बताई वो दो प्रॉपर्टीज जो होती है वो बेसिक होती है हमारे डिटर्मिनेंट्स की। बाकी की तीन प्रॉपर्टीज के बाद अब जो प्रॉपर्टी बता रही हूँ मैं वो प्रॉपर्टी 4। प्रॉपर्टी 4 कहती है इफ ईच एलिमेंट ऑफ अ रो, इफ ईच एलिमेंट of a row or column of a determinant is multiplied by a constant k, then its value gets multiplied by k। अच्छा, देखिए मैट्रिक्स में क्या होता था, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स में थोड़ा सा अंतर होता है। मैट्रिक्स में हमारे पास क्या चीज होती थी, अगर हम किसी एक स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते थे तो वो मैट्रिक्स के ईच एंड एवरी एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता था, वो कांस्टेंट। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, जब हम डिटर्मिनेंट की बात कर रहे हैं तो डिटर्मिनेंट में वो कह रहा है कि अगर किसी रो या कॉलम को आप किसी एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो पूरे वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट को के टाइम मल्टीप्लाई कर देता है। मीन्स अगर हमारे पास डेल्टा इज इक्वल्स टू है A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ये हमारी कोई डिटर्मिनेंट दी हुई है। अगर मैं इसके किसी रो या कॉलम के एलिमेंट्स को k से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसकी वैल्यू डेल्टा है ना, ठीक है। अगर मैं इसको हम किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, k से, तो k A11, k A12 और k A13 हमने लिख दिया। किसी भी रो, किसी भी कॉलम को आपने अगर इससे मल्टीप्लाई कर दिया, A21, A22, A23 ऐसे ही रहे, A31, A32, A33 ऐसे ही रहे, तो ये जो वैल्यू हो जाएगी इसमें से हम किसी भी रो में से ये k को बाहर निकाल सकते हैं। हमने k बाहर निकाले, डिटर्मिनेंट में किसी भी रो में अगर कोई कॉमन मल्टीपल है हमारा तो हम उसे बाहर निकाल सकते हैं, या किसी भी कॉलम में कोई कॉमन मल्टीपल है तो उसे हम बाहर निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा k टाइम्स ऑफ A11, A12, A13 और वो जो हमारी है वो डेल्टा के इक्वल है, तो k डेल्टा के इक्वल आ जाएगी ये वैल्यू हमारी। आई बात समझ में? तो इसने यही कहा कि अगर हम किसी रो या कॉलम को किसी कांस्टेंट क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट भी जो होती है वो k टाइम्स हो जाती है। अच्छा, तो इसका मतलब क्या है, इससे कुछ रिमार्क्स जुड़े हुए हैं। बाय दिस प्रॉपर्टी वी कैन टेक आउट एनी कॉमन फैक्टर फ्रॉम एनी वन रो और एनी वन कॉलम ऑफ अ गिवन डिटर्मिनेंट। तो इससे हमें क्या पता चला कि डिटर्मिनेंट में हम क्या कर सकते हैं, किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम से हम कांस्टेंट को या जो भी मल्टीपल है कॉमन मल्टीपल उसको बाहर निकाल सकते हैं। जबकि मैट्रिक्स में क्या होता था, वो फैक्टर
फैक्टर जो होता था या वो मल्टीपल जो होना चाहिए था वो सारे के सारे एलिमेंट्स का मल्टीपल होना चाहिए था, तभी हम उसे बाहर निकाल सकते थे। ठीक है, अब हमारे पास इसी से एक और है इसके नीचे, इफ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ एनी टू रोज ऑफ और कॉलम्स ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर प्रोपोर्शनल देन इट्स वैल्यू इज 0। अगर हमारी इन्हीं दो रोज की या कॉलम्स में कुछ इस तरीके का रिलेशन है कि अगर हमें कोई एक रो दिया उसी का कॉमन मल्टीपल, मतलब जैसे हमने कहा k टाइम्स ऑफ नीचे दिया हुआ है, जैसे ये मैं कह रही हूँ A11 A12 A13 है ना, ये A21 A22 A23 है, और जो हमारा तीसरी रो है वो इसी की मल्टीपल है, या दूसरी रो हमारी ऐसी होती KA11 KA12 KA13। तो इस केस में हमारा एक K तोड़कर आ जाता कहाँ बाहर, क्योंकि सारे में K हमारे पास कॉमन मल्टीपल है, ये K उड़कर आता बाहर, और इसमें दो रोज आइडेंटिकल होने की वजह से इसकी वैल्यू क्या हो जाती है डिटर्मिनेंट की 0 के इक्वल हो जाती। तो यही बात ये कह रहा है कि इससे हमें दो चीजें इंपॉर्टेंट चीजें पता चली हैं। वो दो चीजें क्या क्या हैं, एक तो ये कि अगर आपके किसी भी कॉलम में कोई कॉमन मल्टीपल है या किसी भी रो में कोई कॉमन फैक्टर है तो उसको आप बाहर निकाल सकते हैं। और दूसरी चीज, अगर एक रो या एक कॉलम के प्रपोर्शन में दूसरी रो या कॉलम है तो हम कहेंगे कि उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो होती है वो 0 के इक्वल होती है। तो ये हमारा प्रॉपर्टी नंबर 4। अब प्रॉपर्टी नंबर 4 पे बेस्ड हमारा क्वेश्चन है, ये कहता है इवैल्यूएट, एग्जांपल 9 है ये आपका, 102 18 36 134, यहाँ गया 17 3 और 6। ठीक है, आप देखिए जब आप पहली रो को देख रहे हैं और तीसरी रो को देख रहे हैं तो इसमें आपको कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, कि 17 को अगर 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 102 मिलेगा, 3 को अगर 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 18 मिल जाएगा, और 6 को अगर 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 36 मिल जाएगा। इसका मतलब है इसके प्रोपोर्शन में ये चीजें, ये दोनों आपस में प्रोपोर्शनली कनेक्टेड हैं। तो प्रोपोर्शनली कनेक्टेड होने का मतलब ये है कि इसमें से मैं 6 बाहर निकाल सकती हूँ। 6 जैसे ही बाहर निकाला तो ये क्या हो गया 17 6 3 are 18 6 6 are 36, ये आया 1 3 4 और ये आया हमारे पास 17 3 और 6। आप देख रहे हैं दो रोज इसमें आइडेंटिकल हो गई बाय प्रॉपर्टी दैट, कौन सी प्रॉपर्टी थी कि किसी भी डिटर्मिनेंट में अगर दो रोज या दो कॉलम्स आइडेंटिकल होती है तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट जो होती है वो 0 के इक्वल होती है। तो इसको हम डायरेक्टली क्या लिख देंगे 6 into 0, और हमने क्या प्रॉपर्टी भी अप्लाई कर दी। कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई करें हमने कि टू रोज अगर आइडेंटिकल होती हैं तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट जो होती है वो 0 के इक्वल होती है। अच्छा, अब बात कर रहे हैं प्रॉपर्टी नंबर 5 की। देखिए प्रॉपर्टी नंबर 5 कहती है if some or all elements of a row or column of a determinant are expressed as sum of two or more terms, then the determinant can be expressed as sum of two or more determinants. If some or all elements of a row or a column of a determinant, if each element की बात नहीं हो रही, sum or all elements of a row or a column of a determinant are expressed as, of a determinant, यहाँ से हटा देते हैं इसे, are expressed as the sum of two or more, the sum of two or more terms, then the determinant can be expressed, then the determinant can be expressed as sum of two or more determinants, as sum of two or more
ठीक हो गया। ये हमसे क्या कह रहा है, इफ सम और ऑल एलिमेंट्स ऑफ अ रो और अ कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ टू और मोर टर्म्स, देन द डिटर्मिनेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ टू और मोर डिटर्मिनेंट्स। मतलब क्या हुआ जी इसका, हमारे पास क्या चीज हो गई, हमारे पास फॉर्म क्या होगा प्रॉपर्टी 5 का, उसमें हमारे पास किसी रो के सारे एलिमेंट्स को अगर हम कैसे एक्सप्रेस करें, दो या दो से ज्यादा टर्म्स हो उसमें, तो हम उसे सेपरेट करके अलग अलग डिटर्मिनेंट्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। मेरे कहने का मतलब है, अगर इस तरीके की है हमारे पास a1 प्लस लैम्डा 1 कर देते हैं, a2 प्लस लैम्डा 2 कर देते हैं, या a11 प्लस लैम्डा 1 ऐसा कर देते हैं, a12 प्लस लैम्डा 2 और a13 प्लस लैम्डा 3 कर देते हैं। ये लैम्डा 3 कोई कांस्टेंट है या कोई दूसरा टर्म है हमारा। यहाँ पर आ गया a21, a22, a23, a31, a32 और a33। ये हमारी कोई डिटर्मिनेंट हमें दी हुई है। इस डिटर्मिनेंट को हम कैसे भी लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, सम ऑफ टू डिटर्मिनेंट्स लिख सकते हैं। कैसे, a11, a12, a13, a21, a22, a23 और a31, a32, a33 प्लस ये लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3 दूसरे में आएंगे, लैम्डा 1 लैम्डा 2, लैम्डा 3 और नीचे वही हमारे एज इट इज a21, a22, a23, a31, a32, a33। ये हमारी इस तरीके से ब्रेक की जा सकती है इस टाइप की डिटर्मिनेंट को। तो ये प्रॉपर्टी 5 के अंतर्गत आया हमारा क्या, कि अगर हम किसी रो या कॉलम को दो से ज्यादा टर्म्स के फॉर्म में के सम के फॉर्म में लिख रहे दी हुई है ना हमें, तो हम उसे इस तरीके से अलग अलग डिटर्मिनेंट्स के सम के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक हो गया। अगला इसी का एक वो उठा लेते हैं, क्वेश्चन उठा लेते हैं। मतलब आपको क्वेश्चन जो दिया होगा वो कह रहा है, 10th क्वेश्चन है आपका, शो दैट डिटर्मिनेंट कौन सी, ए बी सी एक्स वाई जेड, बीच का एलिमेंट हमारा a प्लस 2x, b प्लस 2y और c प्लस 2z, ये हमारे बीच की रो है। ठीक है, इसमें आपको दिख रहा है जो बीच वाली रो है उसमें हमारे पास सेकेंड रो को इसने दो टर्म्स के सम के फॉर्म में एक्सप्रेस किया है। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, अलग अलग भी लिख सकते हैं। हमने लिखा ए बी सी, फिर अगले में भी आ गई ए बी सी और नीचे आया हमारा एक्स वाई जेड, प्लस दूसरे को हम लिख सकते हैं ए बी सी, ऐसे ही लिखा हमने, और इसमें से 2x 2y 2z, 2x 2y 2z और x y z, x y z आया। अब इसमें हमारे पास दो रोज आइडेंटिकल होने की वजह से इसका वैल्यू किसके इक्वल, 0 के इक्वल। यहाँ पर थर्ड रो के प्रोपोर्शन में सेकंड रो है हमारी, तो इसकी वैल्यू भी किसके इक्वल, 0 के इक्वल। सारी प्रॉपर्टीज को यूज कर रहे हैं देखिए हम, तो इसका आंसर हमें क्या मिल जाता है, 0। तो आंसर इसका आ गया 0। वो यही बात कह रहा है कि ये हमें ये दिखाना था कि इसका ये जो वैल्यू है वो 0 के इक्वल है। ठीक है, ये हमें दिखानी थी कि ये चीज जो है वो 0 के इक्वल है। ठीक है, इस तरीके से हमने ये वाली प्रॉपर्टी का यूज करना है। अब लास्ट प्रॉपर्टी जो हमारी इसमें हमें दिखाई दे रही है, प्रॉपर्टी नंबर 6, प्रॉपर्टी 6 इसकी लास्ट प्रॉपर्टी दिख रही है। तो चलिए इसको भी बात करते हैं। If to each element of any row or column of a determinant the equimultiples of corresponding elements of other row or column are added, then value of determinant remains the same. That is, the value of determinant remains same if we apply the operation Ri changing into Ri plus Krj or Ci is changing into Ci plus Kcj। अच्छा, लिख देते हैं, इसे भी हटानी पड़ेगी। प्रॉपर्टी 6 है हमारी, इफ टू each element of any row, each element of any row or column of a डिटर्मिनेंट का साइन ही बना देती हूँ मैं,
determinant, the equimultiples, the equimultiples of corresponding elements of other row or column are added, then value of determinant remains the same. Value of determinant remains the same. ठीक हो गया? अच्छा, इसको और अच्छे से इसने एक्सप्रेस किया है. ये अगला स्टेटमेंट अगर हम सिंपल यही बात कहते हैं, दैट इज द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, द वैल्यू ऑफ determinant remains same if we apply the operation Ri is changing into Ri plus KRJ और CI is changing into CI plus KCJ. ठीक हो गया? ये हमारे पास बात आ रही है. ये कह रहा है अगर हम किसी रो या कॉलम के हर एक एलिमेंट को, किसी डिटर्मिनेंट के किसी रो और कॉलम के हर एक एलिमेंट को किसी दूसरी रो या कॉलम के हर एक एलिमेंट के साथ इक्वी मल्टीपल, मतलब किसी कांस्टेंट से हमने उस दूसरी वाली रो या कॉलम को पूरा मल्टीप्लाई कर दिया और आपस में ऐड कर देने से, ऐड कर दिया दोनों को, तब भी हमारे डिटर्मिनेंट में कोई फर्क नहीं पड़ता है. तब भी हमारे डिटर्मिनेंट में कोई फर्क नहीं पड़ता है. हमारी डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो रहती है वो सेम ही रहती है. अच्छा, इससे भी एक रिमार्क जुड़ा हुआ है. क्या? इफ डेल्टा वन इज द डिटर्मिनेंट ऑब्टेन्ड बाय अप्लाइंग आर आई टेंडिंग टू के आर आई और सी आई इज चेंजिंग इनटू के सी आई टू द डिटर्मिनेंट डेल्टा, देन डेल्टा वन इज इक्वल्स टू के डेल्टा. एक तो यही चीज कि अगर मैं किसी रो के हर एक एलिमेंट को या कॉलम के हर एक एलिमेंट को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो जो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट होती है वो के टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट की वैल्यू के इक्वल हो जाती है. दूसरा कह रहा है इफ मोर देन वन ऑपरेशन लाइक आर आई चेंजिंग इनटू आर आई प्लस के आर जे इज डन इन वन स्टेप, केयर शुड बी टेकन टू सी that a row that is affected in one operation should not be used in another operation. ठीक है? अगर ये कह रहा है ना, अगर आपने कोई चीज अप्लाई कर दी है तो आप एक से ज्यादा ऑपरेशन अप्लाई करना चाह रहे हो. जैसे मेरे को मन हो रहा है मेरी जो डिटर्मिनेंट है उसको सॉल्व करने के लिए मैं क्या यूज कर रही हूँ, R1 को चेंज कर रही हूँ. R1 को किस में चेंज कर रही हूँ? सपोज दिमाग में बैठाना ये चीज, R1 को मैंने चेंज कर दिया R1 प्लस 2R2 में. ठीक है? अब R1 बदल चुकी है. देखो, R1 को चेंज कर चुकी हूं मैं R1 प्लस 2R2. अब R1 की जगह पर कौन बैठ चुका होगा? ये. ठीक हो गया? तो अब R1 के साथ आपने एक प्रॉपर्टी अप्लाई कर ली है, तो आप जब दूसरी बार अप्लाई, एक बार हो चुकी है, R1 चेंज हो चुका है आपके, अब आप अगर R2 या R3 को, R2 ऐसे लिखना चाहेंगे कि R2 प्लस माइनस ऑफ R1, तो ये आपका जो होता है, ये R1 जो होगा अब ये कंसीडर किया जाएगा, ये R1 जो होगा वो ये कंसीडर किया जाएगा. तो मतलब जो चेंज हो चुकी है ना आपकी, R1 हो चुकी है, उसका दोबारा यूज आपको नहीं करना पड़ता दूसरे वाले ऑपरेशन में. मतलब हम दो प्रॉपर्टीज एक साथ अप्लाई करते रहे, दो चीजें, दो कंडीशंस को एक साथ अप्लाई करते रहे, दो स्टेप्स को, तो उसमें हमने थोड़ा सा केयरफुली काम करना पड़ता है कि हम जो जिसमें एक बार चेंज आ चुका होता है उसको नेक्स्ट स्टेप में यूज नहीं करते हैं, किसी दूसरे के साथ हम उसे चेंज करेंगे. ठीक है? जैसे हम क्वेश्चंस करते रहेंगे तो हमें काफी चीजें समझ में आएंगी. अब अभी तक तो आप देख रहे थे कि जब आप प्रॉपर्टीज अप्लाई कर रहे हैं तो प्रॉपर्टीज के साथ साथ आपको उसने कहा कि इसमें ये प्रॉपर्टी लगा के दिखाओ, प्रॉपर्टी 1 को सेटिस्फाई करो या प्रॉपर्टी 2 को सेटिस्फाई करो. अब आपके सामने क्या कर देगा, वो क्वेश्चंस रख देगा, डिटर्मिनेंट्स रख देगा तमाम, उनको प्रूव करने के लिए कहेगा या उनकी वैल्यूज फाइंड करने के लिए कहेगा.
लेकिन आपको नहीं पता है कि इसमें कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है। तो प्रॉपर्टीज आपके दिमाग में बैठी भी होनी चाहिए कि कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई देखते ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि इसमें कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई